नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. तांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 हिंदी ऐच्छिक पेपर 1 सत्र 1 हिंदी कविता तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ये कविता प्रगतिवादी जन कवि नागार्जुन जी के ने अपनी कविता में सामान्य जन को केंद्रित करके समस्याओं का, व्यवस्थाओं का और उनकी पीड़ाओं का, उस पर होने वाले अन्याय का तथा उनकी अनगिनत संवेदनाओं का समाज के समोर रखने का प्रयास किया है। इस कविता के कवि है नागार्जुन जी। उन्होंने जो सामान्य जन की पीड़ा है, सुख दुख है, वो अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक कुरीतियों, विसंगतियों पर भी कठोर प्रहार किया है। जो हमारी धार्मिक कुरीतियां है, परंपरा से आज चली आ रही विसंगतियां है, उस पर अपनी कविता के माध्यम से नागार्जुन जी ने प्रहार किया है। प्रस्तुत कविता यानी कि तेरी खोपड़ी के अंदर सांप्रदायिक दंगों के बाद की आम आदमी की भीषण यौम दिनहीन स्थिति को उजागर किया है। इस कविता के माध्यम से सांप्रदायिक दंग के बाद सामान्य जन पर जो असर पड़ता है, उनकी स्थिति जो हो जाती है, उस स्थिति का वर्णन इस कविता में किया गया है। ये कविता उनके ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, इस काव्य संग्रह से ली गई है। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, इस काव्य संग्रह से ली गई। इस कविता में कलीमुद्दीन मुस्लिम रिक्शावाला होने के कारण मेरठ में ज्यादातर हिंदू यात्रियों से अपनी मजदूरी पाने के लिए अपना नाम बदलकर प्रेम प्रकाश रखता है। सिर्फ यही नहीं, वो जोगिया रंग का कुर्ता, माथे पर चंदन का टीका, कान में लाल फूल और गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनता है। लेकिन कलीमुद्दीन से प्रेम प्रकाश बनकर भी उसे सांप्रदायिक विरोध या द्वेष का सामना करना पड़ता है। कवि कल्लू को पहचानते हैं। उनके संवेदनशील हृदय में उसके प्रति गहरी सहानुभूति उत्पन्न होती है और वे उसकी रिक्शा में बैठकर सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत करते हैं। मजदूरी न मिलने के कारण कल्लू और उसका लाचार परिवार भूख की समस्या से ग्रस्त है। कई दिनों की भूखमरी के बाद मजबूर कलीमुद्दीन प्रेम प्रकाश बन जाता है। यानी कि अपना जो मुस्लिम नाम, वो मुस्लिम युवक है, तो सांप्रदायिक दंगों के कारण मुस्लिम युवकों को जो काम, रोजी रोटी नहीं मिलती, इसलिए वो हिंदू नाम अपना रखता है, कल्लू यानी से वो प्रेम प्रकाश बन जाता है। कलीमुद्दीन जो उसका असली नाम था, जिसे कल्लू कहते, उस वो आगे चलकर प्रेम प्रकाश बन जाता है। मजदूरी न मिलने के कारण कल्लू और उसका लाचार पर भूख की समस्या से ग्रस्त कई दिनों की भूखमरी और बाद मजबूर कलीमुद्दीन प्रेम प्रकाश बन जाता है। अपने व अपने परिवार की भूख मिटा सकता है। कभी कल्लू या उसके परिवार की दर्दनाक दशा के प्रति अपार सहानुभूति प्रकट करते हैं। कभी मन ही मन कल्लू के परिवार में स्थित उसकी बूढ़ी दादी, बीमार अब्बा जान के साथ बैठकर चाय पीने की ख्वाहिश जताते हैं। जहाँ कल्लू के नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी दाढ़ी के बाल सहलाएंगे, तभी उनके अंदर से एक गुस्सेली आवाज आती है और कहती है, घुसट बुड्ढे, तेरी खोपड़ी के अंदर ये क्या चल रहा है। कवि ने यहाँ तमाम इंसानी संवेदनाओं पर प्रतीकात्मक ढंग से प्रश्न चिन्ह लगाया है। आज भी ऐसी स्थिति के दर्शन होते रहते हैं जिसमें आम आदमी को ही ज्यादातर उसके गंभीर परिणाम को भुगतना पड़ता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से सांप्रदायिक द्वेष के घिरे आम आदमी की व्यथा को चित्रित करते हुए सांप्रदायिक द्वेष भाव का विरोध कर सांप्रदायिक सद्भावना की कामना करते। कवि यहाँ कविता के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भावना की कामना करते। आज भी इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगों के कारण कविता में वर्णित भयानक स्थिति के दर्शन होते हैं और फिर आम आदमी को ही सबसे ज्यादा इससे उत्पन्न गंभीर परिणाम को गुजरना पड़ता है। जन सामान्य के पक्षधर कवि नागार्जुन जी ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ सांप्रदायिकता की समस्या से ग्रस्त आम आदमी की व्यथा उजागर कर सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत करते हुए सीख दी है, जो आज के परिवेश में भी प्रासंगिक है। इसकी विशेषता हम देखेंगे। तेरी ये कविता का संक्षेप में परिचय था, तो आज इसकी विशेषता के बारे में बताएंगे। तेरी खोपड़ी के अंदर कविता की विशेषता। सांप्रदायिक द्वेष
द्वेष की भीषणता या उसके गंभीर परिणाम की भयानकता को कविता विशद करते हैं। सांप्रदायिक द्वेष की भीषणता या उसकी गंभीर परिणाम की भयावहता को कवि यहाँ विशद करते हैं अपनी कविता के माध्यम से। सांप्रदायिक दंगों के बाद आम आदमी की हीन दीन दशा एवं उसकी लाचारी को समाज सम्मुख रखा गया है। सांप्रदायिक दंगों के बाद आम आदमी की हीन दीन दशा एवं उसकी लाचारी को समाज के सम्मुख रखा गया है। यानी कि हमने कविता में देखा कि कलमुद्दीन यानी कि कल्लू एक मुस्लिम युवक है। सांप्रदायिक वो मेरठ में रहता है, उत्तर प्रदेश, जहाँ ज़्यादातर लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। वो अपनी रोजी रोटी हिंदू से ही प्राप्त कर सकता है। और ये रिक्शा वाला है। अगर ये मुस्लिम की तरफ पहराव करके वो मुस्लिम है, अगर वो हिंदू को पता चलेगा तो उसके रिक्शा में कोई नहीं बैठेगा। इसलिए वो सोच कर लाचार हो जाता है और सोचता है कि अब वो अपना नाम बदल कर प्रेम प्रकाश रख देता है और अपना रहन सहन जो है हिंदू की तरह कर जाता है, क्योंकि वो उसके रिक्शा में यात्री बैठ जाए और उससे रोजी रोटी मिले। इसकी लाचारी का ही वर्णन ये दशा का ही वर्णन यहाँ कवि ने किया है। यानी लाचार बनकर वो अपना नाम बदलने पर मजबूर हो जाता है सांप्रदायिक दंगों के कारण। अपने और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए कलीमुद्दीन जैसे आम रिक्शा वाले की प्रेम प्रकाश बनकर हिंदू रहन सहन वेशभूषा डाल करके एक व्यवस्था को कविता अभिव्यक्त करती है। यानी कि जो व्यवस्था क्या है, देखिए उसका पूरा नाम बदल जाता है, नाम ही नहीं सिर्फ बदल जाता कलीमुद्दीन का, और रहन सहन भी बदल कर अपनी रोजी रोटी के पाने के लिए विवश हो जाता है। सांप्रदायिक वैमनस्य के शिकार कलीमुद्दीन जैसे आम आदमी तथा भूख से पीड़ित उसके परिवार के अन्य बूढ़े और बच्चों के प्रति सहानुभूति रखने का संदेश कविता देता है। ऐसे जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो सामान्य जन जो वो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, आम आदमी होता है, उसके परिवार पर क्या बीतती है, ये कविता के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की। और ऐसे जो परिवार है उनके प्रति सहानुभूति रखने के लिए वो हमें कहते हैं। सांप्रदायिक द्वेष का विरोध कर उसके असर से पीड़ित आम आदमी के प्रति हमदर्दी जताते हुए कवि सांप्रदायिक सद्भावना की हिमायत करते हैं। यानी अपनी कविता के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देते हैं कवि। तो कविता में हमने देखा है कि जब नागार्जुन जी रिक्शा में बैठकर सांप्रदायिक सद्भावना कर अन्य रिक्शा वाले बताते हैं कि उस रिक्शा में बैठो नहीं, हमारे यहाँ रिक्शा में बैठो। तो रोज क्यों पूछते हैं तो पता चलता है कि बताते हैं कि रिक्शा वाले ये मुस्लिम युवक है इसलिए बैठने। तो उनका मन विद्रोह कर उठता है और वो जबरदस्ती उस रिक्शा में बैठते हैं, उसके साथ प्रवास करते हैं, उसके प्रति सहानुभूति जगाते हैं और इस सांप्रदायिक सद्भावना के कारण ही करते हैं। और अचानक उनके मन ही मन ख्याल आता है कि उसके परिवार से मिलो, उनके अब्बाजान से मिलो, अम्मी से मिलो, बच्चों से मिलो। परंतु मन से एक आवाज़ आती है कि घोसट बुढ़े ये क्या कर रहा है, तेरी खोपड़ी में क्या आ रहा है, तेरी खोपड़ी के अंदर ये क्या चल रहा है। तो इस तरह से जो सामान्य व्यक्ति की जो प्रत्येक ढंग से उन्होंने व्यंग्य किया है कि सामान्य हम लोग कैसे होते हैं कि मन मन में हम सद्भावना रखते हैं, व्यवहार में लाने की भी कोशिश करते हैं कि हमारे मन में इस तरह से कि बैठ गया है कि हम हिंदू है, वो मुसलमान है। इस तरह से जो भावना हर एक व्यक्ति की है, कुछ करने जाते हैं तो वो भावना हमें करने नहीं देती। इसका जो प्रतीक है उस कविता में बताया गया है। इसकी विशेषता ये है कि हम मन से ये जो सांप्रदायिकता है मिटानी चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होता, एक आदमी ही होता है, वो भी आदमी है, हम भी आदमी इंसान है। तो इंसान की तरह रहना चाहिए। धार्मिक कोणताही धर्म इस तरह से बैर नहीं सिखाता, प्रेम का ही संदेश देता है। इस सद्भावना है हर एक धर्म में अच्छी बात देनी चाहिए। मेरा धर्म, उसका धर्म, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, आदमी आदमी होता है। इंसान की तरह रहने का, सद्भावना से रहने की सीख मिलती है। इसकी विशेषता है इस कविता की बड़ी। तो पूरी कविता नागार्जुन जी ने लिखी है, जो हिंदी साहित्य जगत के एक सुप्रसिद्ध कवि है। उन्होंने वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति की यात्रा करके, अनुभव करके और खुद उस माहौल को देख कर ही कविता रचना की है।
यानी कि कविता के माध्यम से हम उस कविता में ही विषय नहीं रहता। आज भी आसपास हम देखते हैं कि इस तरह से दंगों से किस तरह से सांप्रदायिक जो वातावरण है बिगड़ जाता है। इसलिए सद्भावना रखनी चाहिए। ये अपने विकास हो सकता है, अपने समाज का हो सकता है और देश का होता है। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।